All right. So we will continue with human reproduction. In the last class, we have seen all the mainly the testes we have seen in detail. Then we have seen about vas deferens. Then we talked about the vas deferens. उसके अलावा हम लोग ने epidermis पे बात किया था. All right. Now we will talk about the accessory glands. जो glands जरूरी है. Just a second. कौन admit नहीं हुआ? Okay. चलिए ठीक है. तभी हम लोग फाइनली बात करेंगे द एक्सेसरी ग्लैंड्स की. जेनेटल डक्ट्स पे चर्चा हो चुका है. एक्सेसरी ग्लैंड्स इसमें 3 होता है. हमको तीनों ही पढ़ना है थोड़ा करके. ओके क्या जस्ट अ सेकंड यार, चाय खत्म कर ले. सेमाइनल वेसिकल, राइट. सेमाइनल वेसिकल 2 होता है, पेयर में मिलता है. ठीक है, 2 होता है, पेयर में मिलता है. कहाँ दिखता है ये? यूरिनरी ब्लैडर के पोस्टीरियर साइड में. जैसे अगर यूरिनरी ब्लैडर है, पीछे से आता है ऐसा. ठीक है, खुलता है ऐसा. अरे पीछे से आता है. मेरा कहने का मतलब पीछे से आता है. तो लोकेशन लिख लो. लोकेटेड पोस्टीरियर साइड ऑफ यूरिनरी ब्लैडर. ठीक है, ग्लैंड्यूलर है. वास डिफरेंस के साथ मिल करके ये इजैकुलेटरी डक्ट बनाया था. लास्ट क्लास में मैंने बताया था. इजैकुलेटरी डक्ट का मतलब क्या है? वास डिफरेंस प्लस सेमाइनल वेसिकल, राइट. हाँ, अभी सिक्रीशन किसका करता है? इसका जो सिक्रीशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम लोग को याद रखना, फ्रुक्टोज. सीमेन. देखो ये फ्रुक्टोज जो है, इसका बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस भी है. कैसे सिग्निफिकेंस है? कि अगर कोई लड़की ये एलिगेशन लगाए, कि सो एंड सो व्यक्ति ने उसके साथ कुछ गलत काम किया, रेप किया है, तो रेप के एलिगेशन लगाने के बाद जो डॉक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो काम होता है, वो ये तय करना कि क्या सच में पेनिट्रेशन हुआ कि नहीं. तो पेनिट्रेशन हुआ कि नहीं, तो उसके लिए पता चलता है, क्योंकि सीमेन में हम लोग फ्रुक्टोज का टेस्ट करके देखते हैं. जब सीमेन में फ्रुक्टोज मिल जाएगा, इसका मतलब एक बात तो तय है कि इंटरकोर्स तो हुआ है. अब वो रेप हुआ है या कॉन्सेंशुअल था, वो तो पुलिस पता करेगा. पुलिस का टीम वो पता करेगा, वो पुलिस के ऊपर है. बट इतना कहना कि क्या इंटरकोर्स हुआ है या नहीं हुआ, ये पता चलता है कैसे? ये पता चलता है जब हम लोग लड़की के वेजाइना से फ्लूइड निकाल के लाते हैं. उसमें अगर मेल का स्पर्म मौजूद है, ठीक है, अगर मेल का इजैकुलेटरी फ्लूइड मौजूद है, सीमेन मौजूद है, तो जरूर उसमें फ्रुक्टोज मिलेगा. फ्रुक्टोज अगर मिलेगा तो मतलब पेनिट्रेशन तो हुआ है, पक्का है. ठीक है, सो ये लिख लो तुम लोग. फोरेंसिक टेस्ट फॉर रेप. ओके, रेप केसेस में फोरेंसिक टेस्ट में फ्रुक्टोज चेक किया जाता है उस सीमेन में. फीमेल के बॉडी के अंदर जब फ्लूइड निकल के उसमें देखेगा कि क्या मर्द ने वाकई में अभी रेप का एलिगेशन या तो सच होगा या झूठ होगा. ठीक है, तो पहले ये तो पता करे कि पेनिट्रेशन हुआ कि नहीं. अभी जब पता चल जाएगा, दे आर वेरी श्योर. नहीं, तब मालूम नहीं चलेगा रोहन, तब मालूम नहीं चलेगा. तब देखो, पुलिस के पास अलग अलग डिवाइसेस है पता करने का. ठीक है, पुलिस के पास अलग अलग तरीका है. हम लोग पुलिस इन्वेस्टिगेशन टीम में नहीं जा रहे, हम लोग मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ रहे हैं. ठीक है, हालांकि ये जो टॉपिक है, ये एक तरह का सेक्सुअल हेल्थ में ही
हम लोग जब बात करते हैं इसके ऊपर तब वहीं पे अच्छे से बात करते हैं कि एक्चुअली ये मोर ऑफ अ सोशल एस्पेक्ट बन चुका है अभी तक, ठीक है। अभी ये कुछ इसका अभी कुछ ना, ये तो लड़की के छोटे ड्रेस से लेना देना है ना ही बहुत कुछ है इसमें जो इन्वॉल्वमेंट है ना, जो मतलब लोग जो लड़कियों को ब्लेम कर देते हैं कि उसका कपड़ा ऐसा था तो ये गलत काम हो गया उसके साथ। अब हमको पता चल गया कि ये जो चीजें अब समाज में हाउ वी आर एजुकेटिंग द बॉयज उस पर बहुत ज्यादा डिपेंड कर रही है चीज, ठीक है। तुम देखना जो कंट्रीज में इस क्राइम अगेंस्ट वुमेन कम होता है वहां का लिटरेसी रेट भी काफी अच्छा है, जेंडर रेशियो भी काफी अच्छा है, ठीक है। इंडिया में वो सब प्रॉब्लम्स अभी भी है, इसलिए इंडिया में अभी इंडिया इज वन ऑफ द यू कैन से कि जो कंट्री जहाँ पे ये वुमेन के खिलाफ वायलेंस बहुत ज्यादा होता है, और भी वेस्टर्न कंट्रीज में भी होता है, वहां पे भी सेम इश्यूज ही आता है। सब कुछ चीजों में सोसाइटी के लेवल पे ही चीजें बदलेगी तो होगा, ठीक है। अच्छा अच्छा, अगर सीमेन की बात करूं तो सीमेन में इस फ्रुक्टोज का क्या काम हो गया, सीमेन में ये फ्रुक्टोज का क्या काम हो गया, तो इन ए वे सीमेन में क्या करता है, ये न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। फ्रुक्टोज इज द मेन यू कैन से इट इज द फ्यूल फॉर स्पर्म, बोल सकते हो फ्यूल। तेल, गाड़ी को अच्छे से चलाना है तो तेल तो चाहिए होगा ना, तो ये फ्रुक्टोज वही काम करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम, ठीक है। तो सेमाइनल वेसिकल का जो मेन सीक्रेशन है फ्रुक्टोज, याद रखना, ठीक है। चलो, दूसरा एक्सेसरी ग्लैंड क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड तुमको एक ही मिलेगा, याद रखना। सेमाइनल वेसिकल दो होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड एक होता है, बल्बो इरेक्टल ग्लैंड दो होता है, ठीक है। प्रोस्टेट ग्लैंड एक लौता मेल एक्सेसरी ग्लैंड है जो एक ही है, ठीक है। यू विल फाइंड इट इन द बेस ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर, ये यूरिनरी ब्लैडर है, इसके ठीक बेस में ऐसा प्रोस्टेट ग्लैंड रहेगा, ठीक है। इसके बेस में प्रोस्टेट ग्लैंड सॉरी रहेगा। लिखो कहां पे रहता है, एट द बेस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। जितना भी सीमेन में मिल्की सिक्रेशन होता है, दूध दूध के कलर का जैसा व्हाइटिश टाइप का जो सिक्रेशन होता है, और जेली लाइक जो सिक्रेशन होता है, दोज आर बेसिकली प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रेशन, ठीक है। दोज आर बेसिकली प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रेशन, ओके। और प्रोस्टेट ग्लैंड आगे जाके यूरेथ्रा में खुल जाता है, जो कि कॉमन पाइप है, उससे यूरिन भी निकलता है, उससे सीमेन भी निकलता है। मेल में एक कॉमन पाथ होता है जिससे यूरिन भी निकलता है और सीमेन भी निकलता है। फीमेल में क्या होता है, फीमेल में बच्चों, फीमेल में दो अलग अलग पाइप होते हैं, यूरेथ्रा अलग और वेजाइना वाला रास्ता अलग, ठीक है। अलग अलग रास्ता होता है। मेल में कॉमन पाइप होता है यूरेथ्रा, ठीक है। ये जो क्या बोलते हैं ना, हाँ चलो आगे बढ़ते। प्रोस्टेट ग्लैंड के बाद तीसरा ग्लैंड जो है उसका नाम क्या है, बल्बो इरेक्टल ग्लैंड, जो नेक्स्ट पेज में लिख देता हूँ। थर्ड ग्लैंड इज बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, इसको काउपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं। बहुत छोटा छोटा पी साइज, मटर के साइज का होता है काउपर्स ग्लैंड, ठीक है। काउपर्स ग्लैंड, जैसे कि यूरिनरी ब्लैडर था, प्रोस्टेट ग्लैंड था, इधर ठीक दो छोटे छोटे मटर के साइज के काउपर्स ग्लैंड होता है, ठीक है। काउपर्स ग्लैंड, काउपर्स ग्लैंड में जो सिक्रीशन होता है उस सिक्रीशन को हम लोग कहते हैं प्री इजैकुलेटरी फ्लूइड। अब प्री इजैकुलेटरी फ्लूइड को, प्री इजैकुलेटरी फ्लूइड जो है एक्चुअली ये इन ए वे पेनिस को थोड़ा बहुत लुब्रिकेशन का भी, देखो पेनिस के पास अपना भी ग्लैंड है लुब्रिकेशन के लिए, लेकिन बल्बो इरेक्टल ग्लैंड भी वो प्रीकम के थ्रू थोड़ा बहुत लुब्रिकेट कर देता है। लुब्रिकेशन करने से क्या होता है, देखो एक मशीन में जब जंग लगता है या फिर वो उस मशीन को सही से काम करने के लिए हम लोग उसको लुब्रिकेट करते हैं, अलग अलग तेल वगैरह। जो लोग हार्डवेयर वगैरह का बिजनेस करता है, जिनके घर में गाड़ी है, उनको पता चल रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो वहां पे तेल वगैरह लगाते ताकि वो मशीन सही से चलता रहे, ठीक है। तो पेनिस को भी वेजाइना के अंदर स्मूथली घुसने के लिए पेनिस का लुब्रिकेशन होना बहुत जरूरी है। तो लुब्रिकेशन में पेनिस के पास भी अपना ग्लैंड है, ठीक है। फोर स्किन में स्मैग्मा बोल, मैं बाद में बताऊंगा उसके बारे में। बट फिलहाल ये जान लो कि बल्बो इरेक्टल ग्लैंड का भी जो सिक्रेशन होता है, जिसको हम लोग प्री इजैकुलेटरी फ्लूइड बोलते हैं, वो प्री इजैकुलेटरी फ्लूइड भी लुब्रिकेट करने का काम करता है पेनिस को, ठीक है, सही से, ताकि वो वेजाइना में घुस पाए, आसानी से घुस पाए, ठीक है। तो मैं वही लिखता हूँ कि इट वे बल्बो इरेक्टल ग्लैंड जो है द सिक्रीशन
प्री इजैकुलेटरी फ्लूइड को सीक्रेट करता है, और बच्चों ये क्या करता है, ये पेनिस को लुब्रिकेट करने में मदद करता है। ओके, लुब्रिकेट द पेनिस। ओके, नेक्स्ट। अभी जितना भी मैंने सिक्रेशंस बताया, चाहे वो सेमाइनल वेसिकल का सिक्रेशन हो, चाहे वो प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रेशन हो, चाहे वो बल्बो इरेक्टोरियल ग्लैंड का सिक्रेशन हो, इनका अगर एसिडिटी या बेसिसिटी तुम मेजर करोगे तो तुमको पता चलेगा। जब पीएच मेजर करोगे देन यू विल गेट टू नो द पीएच ऑफ ऑल दिस सिक्रीशन इज अराउंड 7.2 से 7.8 के तरफ, मतलब स्लाइटली बेसिक होता है। क्यों बेसिक होता है भाई? एल्कलाइन नेचर का क्यों है? ठीक है, एसिड बेस मालूम है ना, 7 का नीचे एसिडिक, 7 के बाद ये केमिस्ट्री में तो पढ़ा होगा। तो स्लाइटली एल्कलाइन नेचर का ये होता है बिकॉज देखो, जो फीमेल का जो वजाइना है वो एसिडिक कंडीशन में रहता है, और यूरिन भी जो मेल के पाइप से जो यूरिन भी निकलता है वो भी एसिडिक कंडीशंस में होता है। तो अगर मान लो पेनिस के रास्ता में यूरेथ्रा से ही तुम्हारा सीमेन निकलेगा, तो यूरेथ्रा के रास्ता में ही अगर यूरिन भी मौजूद हुआ तो एसिडिक कंडीशन होगा। उस एसिडिक कंडीशन में स्पर्म सर्वाइव नहीं कर पाएगा, वो मर जाएगा। तो उसको एसिडिक कंडीशन से बचाने के लिए इन सब का सिक्रीशन जो होता है एल्कलाइन होता है, ताकि वो एसिड को न्यूट्रलाइज कर पाए, वेजाइना के अंदर में भी एसिडिक कंडीशन होता है, उसमें भी स्पर्म मर सकता है। अगर वेजाइना में ही स्पर्म मर गया तो यूट्रस तक कैसे पहुंचेगा, फर्टिलाइजेशन कैसे होगा? तो इसी वजह से इसको भी वेजाइना में भी जो एसिडिक कंडीशंस है उसको भी न्यूट्रलाइज करने के लिए ये जो एल्कलाइन कंडीशंस है तुम्हारा अलग अलग फ्लूइड का, मतलब सिक्रीशंस का, ये जरूरी होता है। ठीक है, ये एल्कलाइन होना इसलिए ताकि इन ऑर्डर टू न्यूट्रलाइज द एसिड। ठीक है, मैं लिख देता हूं। बेसिक पीएच होने से क्या होता है? न्यूट्रलाइजेस द एसिडिटी ऑफ यूरेथ्रा एंड वेजाइना। समझ में आ रहा है? जो जिस पाइप से यूरिन निकल रहा है वो पाइप भी क्या होगा? वो पाइप भी एसिडिक होगा बिकॉज यूरिन था उसमें। ओके, और वेजाइना में भी तो ऑब्वियसली वेजाइना तो एसिडिक ही है। तो इन दोनों से बचाने के लिए, स्पर्म को बचा के रखने के लिए ताकि स्पर्म उसमें मरे नहीं, इसलिए ये जो सिक्रीशंस होता है ये एल्कलाइन नेचर का होता है। समझ में आ रहा है बात? नेक्स्ट हेडिंग डाल लो पेनिस। एक्सेसरी ग्लैंड हो गया, अभी हम लोग एक्सटर्नल जेनिटेलिया की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, पेनिस एक सिलिंड्रिकल शेप का होता है, देखोगे तो कुछ ऐसा। ठीक है, सिलिंड्रिकल शेप का होता है पेनिस। अच्छा, बताऊंगा मैं डायग्राम के साथ, बाद में बता रहा हूँ। सिलिंड्रिकल होता है, मस्कुलर होता है, राइट? सिलिंड्रिकल, मस्कुलर, कॉपुलेटरी ऑर्गन, जो इंटरकोर्स में मदद करे, कॉपुलेटरी ऑर्गन। ओके, इन मेल्स, लिखना चाहे तो लिख सकते, इन मेल्स। ठीक है, पेनिस का जो एंटेरियर पोर्शन होता है थोड़ा सा बल्ज होता है, फूला हुआ होता है, और वो काफी सेंसिटिव पोर्शन होता है, ठीक है, लिबिडो में भी वो पार्ट काफी ज्यादा सेंसिटिव है। उसको वो पेनिस के इरेक्शन में हालांकि मसल्स वगैरह आता है, बट द सेंसिटिव पोर्शन ऑफ द पेनिस, द मोस्ट सेंसिटिव पोर्शन ऑफ द पेनिस इज प्रेजेंट ऑन द एंटेरियर एस्पेक्ट। एंटेरियर मतलब एकदम फ्रंट में, ठीक है, और वो थोड़ा सा बल्ज स्ट्रक्चर होता है, थोड़ा सा फूला हुआ होता है, उसको हम लोग कहते हैं ग्लैंस पेनिस। दिखा रहा हूं मैं, एक सेकंड पहले तो लिख लो, ग्लैंस पेनिस, दिस इज द एंटेरियर मतलब फ्रंट में, सेंसिटिव वाइडर पार्ट ऑफ पेनिस। ठीक है, जैसे कि ये मान लो पेनिस है, यहाँ पे यूरेट्रल ओपनिंग, ये वाला पार्ट थोड़ा सा बल्ज होता है, फूला हुआ होता है। ठीक है, दिस पार्ट इज नोन एज ग्लैंस पेनिस। ठीक है, दिस पार्ट इज नोन एज ग्लैंस पेनिस। ग्लैंस पेनिस को ही एक लूज फोल्ड ऑफ स्किन
जो कि रिट्रैक्टेबल ऐसा पीछे जा सकता है, ठीक है। लूज ग्लैंड ऑफ एक लूज रिट्रैक्टेबल फोल्ड ऑफ स्किन रहता है ग्लैंड पेनिस के ऊपर, ठीक है, ऐसे रिट्रैक्टेबल पीछे खींच सकता है वो। ऐसा एक स्किन का फोल्ड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फोर स्किन, ठीक है, या प्रेप्यूस भी बोलते हैं, कुछ कुछ बुक में प्रेप्यूस लिखा हुआ है। ओके, व्हाट इज दिस फोर स्किन या प्रेप्यूस लिख सकते हो, जिसको नहीं मालूम लिख लो, लिखो ऐसा लिखो, लूज रिट्रैक्टेबल फोल्ड ऑफ स्किन, लूज रिट्रैक्टेबल फोल्ड ऑफ, हाँ बता रहा हूँ बेटा, रुको ना, आ रहा है, वही बताने वाला हूँ। ये पूछ रहा है फोर स्किन क्या करता है। देखो फोर स्किन के पास एक ग्लैंड होता है जिसको हम लोग बोलेंगे, देखो फोर स्किन का नाम प्रीप्यूज है, तो हम लोग इसको बोलते हैं प्रीप्यूजियल ग्लैंड, या फिर इसको बोलते हैं साइंटिस्ट का नाम पे था, हाँ हाँ याद आ गया, टाइजन, टाइजन ग्लैंड, ठीक है। तो फोर स्किन के पास प्रीप्यूजियल ग्लैंड होता है या टाइजन ग्लैंड होता है, जिसका सिक्रीशन जो है व्हाइट कलर का सिक्रीशन प्रोड्यूस करता है, जिसको हम लोग कहते हैं स्मैग्मा। और ये स्मैग्मा भी पेनिस के लुब्रिकेशन में मदद करता है, पेनिस के लुब्रिकेशन में मदद करता है, मतलब वेजाइना के अंदर सही से घुसाने में मदद करेगा, ठीक है, ताकि सेक्सुअल एक्टिविटी में कुछ प्रॉब्लम ना। सूरज गुप्ता समझ मिला, आंसर मिल गया तुमको सवाल का? सूरज जी बताइए। चलो ठीक है, आगे बढ़ते। अभी देखो बच्चा पार्टी, जब हम लोग पेनिस को ट्रांसवर्स सेक्शन करके देखेंगे, मतलब कि ये पेनिस है ऐसा काट के इसको देख लिया, ठीक है, तो हमको क्या दिखता है, पीछे की तरफ दो मसल दिखेगा, ठीक है, और सामने की तरफ एक, दिस इज द एंटेरियर साइड एंड दिस विल बी ऑन द पोस्टीरियर साइड, पीछे, ठीक है जी। ये पोस्टीरियर साइड में जो मिलता है बच्चों, इन मसल्स को हम लोग कहते हैं कॉर्पोरा, कॉर्पोरा कैवर्नोसा, हाँ हाँ ऐसा कह सकते हो अंशुमन, कह सकते हो, लेकिन एकदम ऐसा भी नहीं है कि पूरा फोरस्किन गायब तो बिल्कुल भी लुब्रिकेशन का काम नहीं होगा, ठीक है। वेजाइना के पास भी अपना सिक्रेशन होता है जो लुब्रिकेशन में मदद करे, सबका अपना अपना होता है, इससे कुछ बहुत खास फर्क पड़ने वाला है नहीं, ठीक है। और ये जो है बच्चों, दिस इज दिस इज नोन एज कॉर्पस, सामने वाला मसल, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, ठीक है जी। इरेक्टाइल टिश्यू बोल सकते हो, ओके। ओके, टिश्यू है मेनली बोले तो, कॉर्पोरा कैवर्नोसा, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, ठीक है। इनके पास तुम्हारा बहुत सारे ऐसे साइनसेस मिलता है, दोनों में, कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसा में भी मिलेगा, कॉर्पोरा कैवर्नोसा में भी मिलेगा। अच्छा, कॉर्पस कॉर्पोरा ये सब सिंगुलर और प्लूरल है, देखो पीछे में दो है ना, इसलिए हम लोग ने कॉर्पोरा टर्म का यूज किया, सामने एक है ना, इसलिए क्या यूज किया हम लोग ने टर्म कॉर्पस, ठीक है। अच्छा, ये कॉर्पस स्पॉन्जियोसम में ही ये यूरेथ्रा का पाइप जा रहा है, ठीक है, दिस इज यूरेथ्रा, ठीक है, इट पासेस थ्रू द कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। एनीवेज, तो ये बहुत सारे साइनसेस मिलेंगे तुमको, साइनसेस मतलब गैप, कैविटी, कुछ भी बोलो, साइनसेस, ठीक है। इरेक्शन के टाइम में क्या होता है ना, ब्लड रश करता है पेनिस में, इरेक्शन के टाइम में ब्लड जो है बच्चों वो रश करता है इन द पेनिस, जस्ट अ सेकंड, हाँ ठीक। इरेक्शन के टाइम में जो
ब्लड है वो रश करता है, एंड वो रश कैसे करे, उस कैविटीज में, ये साइनसेस में जाके ही ब्लड घुस जाता है, ठीक है, और तब पेनिस इरेक्ट हो जाता है। ओके, चलो नेक्स्ट एक पॉइंट लिखो तो। पेनिस का फुल साइज में होना, एवरेज में, ऑन एन एवरेज पेनिस का जो एवरेज साइज है दैट इज 14 टू 15 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर। दिस इज द एवरेज साइज ऑफ अ, या लेंथ बोल सकते हो, ऑफ ए इरेक्ट पेनिस, ठीक है। अलग अलग कंट्रीज में भी अलग अलग रेशेस में भी अलग अलग वैल्यूज है, ये एवरेज लिया गया है, ठीक है। अच्छा एनीवेज, तो ये 14 टू 16 सेंटीमीटर इज द एवरेज साइज ऑफ इरेक्ट पेनिस, एंड इरेक्शन ऑफ पेनिस इज मस्ट फॉर इंसेमिनेशन। अगर इंटरकोर्स करना है और अपने स्पर्म्स को ओवम, सॉरी, स्पर्म्स को वेजाइनल ट्रैक में डाल देना है, जो इंसेमिनेशन का प्रोसेस है, गैमीट को अगर ट्रांसफर करना है, तो उसके लिए इरेक्शन ऑफ द पेनिस इज मैंडेटरी, ठीक है। अगर इरेक्शन नहीं हुआ तो सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं होगा, इंटरकोर्स नहीं हुआ तो फिर इजैकुलेशन नहीं होगा, इजैकुलेशन नहीं होगा तो इंसेमिनेशन नहीं होगा। सो इरेक्शन ऑफ द पेनिस is must for insemination, ठीक बा। चलिए आगे बढ़ते। अच्छा, अब इजैकुलेशन क्या है भाई? इजैकुलेशन का मतलब क्या है? जब सीमेन को फोर्सफुली, हम लोग फोर्सफुल रिलीज ऑफ सीमेन, इसको हम लोग कहते हैं इजैकुलेशन, ठीक है। चलिए अब भाई सुनो, तुम बहुतों का कंफ्यूजन होता है, सबको लगता है सीमेन और स्पर्म सेम चीज है, तो नहीं, बिल्कुल सेम चीज नहीं है। जो मेल जो फ्लूइड निकलता है उसका नाम है इजैकुलेटरी फ्लूइड, का नाम है सीमेन। अब सीमेन में ही स्पर्म होता है। देखो भाई याद करो, टेस्टिस के अंदर जब तुम्हारा वो जब स्पर्म बन रहा था, ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, वो स्पर्म जो है वो आगे मूव करता करता वास्ट डिफरेंस से, वास्ट डिफरेंस में मैंने लिखा है कल के क्लास का पढ़ना लेक्चर, वो वास्ट डिफरेंस क्या करता है, लूप्स अराउंड द यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। और वहां पे स्पर्म तो आ रहा है उस वास्ट डिफरेंस से, आ रहा है आ रहा है आ रहा है, ठीक है, आ रहा है। अब बात क्या है कि स्पर्म तो आ गया वहां तक, यूरिनरी ब्लैडर के पीछे में सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल अपना सिक्रेशन, फ्रुक्टोज, आइनोसिटोल वगैरह वगैरह वो अपना सीक्रेट करेगा, ठीक है, मेजॉरिटी फ्रुक्टोज ही होता है। तो फ्रुक्टोज का सिक्रेशन कर दिया जो सेमिनल वेसिकल का, और ये जो बास डिफरेंस वाला पार्ट है और सेमिनल वेसिकल वाला पार्ट है, अब दोनों मिल गया है, दोनों मिल करके इजैकुलेटरी डक्ट बना रहा है। अब इजैकुलेटरी डक्ट में देखो, सेमिनल वेसिकल का भी सिक्रेशन है, और जो स्पर्म जो बन के बास टेस्टिस से आ रहा था वास डिफरेंस में, वही चीज स्पर्म भी यहाँ पे दोनों एक साथ है। तो अभी दोनों एक साथ, इनको कहते हैं हम लोग सीमेन, ठीक है। प्रोस्टेट ग्लैंड आगे बढ़ा, सॉरी, सेमिनल वेसिकल आगे बढ़ा, इजैकुलेटरी डक्ट आगे बढ़ा, तो आगे आगे क्या मिल गया, प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड भी अपना सिक्रेशन डाल रहा है, तो सीमेन में एक और चीज आ गया, प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रेशन। और आगे जब बढ़ोगे, और आगे जब बढ़ोगे, तब तुमको बल्बोइरेट्रल ग्लैंड भी मिलेगा, बल्बोइरेट्रल ग्लैंड भी मिलेगा, बल्बोइरेट्रल ग्लैंड भी अपना सिक्रेशन डालेगा, प्री इजैकुलेटरी फ्लूइड। समझ में आ रहा है? तो ऐसा होता है। तो सीमेन इज बेसिकली व्हाट? सीमेन इज स्पर्म प्लस सेमाइनल प्लाज्मा। सेमाइनल प्लाज्मा का मतलब क्या है? जितना भी सिक्रीशन है तुम्हारा सेमाइनल वेसिकल का प्लस प्रोस्टेट ग्लैंड का प्लस काउपर्स ग्लैंड का, इस टोटल को हम लोग सीमेन बोलते हैं, ठीक है। और सेमाइनल प्लाज्मा क्या आता है? सेमाइनल प्लाज्मा में कौन कौन आता है भैया? ठीक है, कौन कौन आता है? सेमाइनल वेसिकल का सिक्रीशन, प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रीशन, काउपर्स ग्लैंड का सिक्रीशन। So this is as a whole known as semen. अब बात है कि सेमाइनल प्लाज्मा ही क्यों बोला गया है? बिकॉज सेमाइनल प्लाज्मा इसलिए बोला गया है कि बिकॉज मेजोरिटी जो कंस्टिट्यूएंट होता है ना सिक्रीशंस का, वो तुम्हारा सेमाइनल वेसिकल का सिक्रीशन ज्यादा होता है। 60 to 70% जो होता है सिक्रीशन, वो सेमाइनल प्लाज्मा का होता है। प्रोस्टेट और काउपर्स मिला के पूरा पूरी 20 से 30% करता है। तो इसलिए जो गैंग में अगर 3 बंदा है, या फिर एक प्रोजेक्ट में अगर
3 लोग इन्वेस्ट कर रहा है तो कंपनी का नाम किसके ऊपर देगा? जो ज्यादा शेयर लेगा उसी के ऊपर आएगा ना कंपनी का। ठीक है, चलो ये अभी से ध्यान रखना। सीमेन क्या होता है, स्पर्म क्या होता है। सीमेन में ही स्पर्म होता है, ठीक है, कंस्टिट्यूएंट है। चलो मैं लिख देता हूं दोबारा से ताकि तुम लोग कंफ्यूजन ना हो। सीमेन बराबर स्पर्म। ओ भैया, सेमाइनल प्लाज्मा का फंक्शन क्या है? सेमाइनल प्लाज्मा में फ्रुक्टोज है, फ्रुक्टोज का फंक्शन क्या है मैं बता चुका हूँ। काउपर्स ग्लैंड का सिक्रेशन का फंक्शन क्या है मैं बता चुका हूँ। ये कुछ अलग चीज थोड़ी है, वही तो कंटिन्यू है। स्पर्म प्लस सेमाइनल, अलग चीज नहीं है बेटा। सेमाइनल प्लाज्मा, सेमाइनल वेसिकल का सिक्रेशन, प्रोस्टेट का सिक्रेशन और काउपर्स का सिक्रेशन, तीनों के सिक्रेशन के बारे में मैं बता चुका हूँ। उनका जो फंक्शन है यही है तो भाई। सेमाइनल प्लाज्मा कुछ अलग चीज थोड़ी है, नया चीज नहीं है ना। अभी ध्यान दो। 2 to 3 ml सीमेन जो है पर इंटरकोर्स रिलीज होता है। एक बार इंटरकोर्स करने से मर्द औरत के अंदर कितना सीमेन छोड़ सकता है? मर्द औरत के अंदर कितना छोड़ सकता है? 2 से 3 ml। 1 ml में करीब करीब 100 मिलियन स्पर्म होता है। कितना होता है? 100 मिलियन स्पर्म। 100 मिलियन मतलब समझ रहे हो? 10 करोड़। इंडियन यूनिट में बोलूं तो 10 करोड़। ठीक है, अच्छा जी। तो 2 से 3 ml में कितना होगा? 200 से 300 मिलियन, मतलब 20 से 30 करोड़। लगभग अमेरिका का जितना जनसंख्या है उतना एक मेल इजैकुलेट करता है, इतना ज्यादा स्पर्म्स होता है। ठीक है, एक मेल का। चलो ये बात ध्यान रखना, ओके। अच्छा चलो नेक्स्ट। अभी हम लोग क्या करेंगे, टेस्टिस को ट्रांसवर्सली काट के देखेंगे। तो हेडिंग डाल लेना, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ टेस्टिस। का डायग्राम एनसीईआरटी में देके रखा है इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और चैप्टर खत्म होने के बाद मैं तुम लोगों को ग्रुप में ही बता दूंगा इस चैप्टर का कौन सा एनसीईआरटी का डायग्राम प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। मैं जो क्लास में डायग्राम बना रहा हूँ उसको तो बनाना ही है, साथ ही साथ जो बुक में जो जो डायग्राम्स मौजूद है वो डायग्राम भी मैं बता दूंगा, जिससे तुम्हारे बोर्ड्स में, आसाम बोर्ड में जो क्वेश्चन आता है आई लेट यू नो, ठीक है। कोई अगर सीबीएसई वाला है तो उसके लिए भी हेल्प हो जाएगा, वो टेंशन नहीं। कि वही है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इधर उधर का वही आता है डायग्राम्स में। डायग्राम्स के लिए देखो हमेशा ये जो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आता है डायरेक्ट जो पूछता है, ड्रॉ ए लेवल डायग्राम ऑफ क्या, तो सर एक ही क्यों सरवाइव करता है? सरवाइव सरवाइव देखो बहुत लोग मर जाते हैं रास्ता में, जो वीक है लास्ट में जा करके एक ही फर्टिलाइज करता है और होता है, और बाकी स्पर्म भी होता है, हजारों स्पर्म जगह पहुंचते हैं। देखो करोड़ों में से हजारों तो पहुंच ही जाएगा उस साइट पे, लेकिन फर्टिलाइज एक करता है। क्यों करता है वो बाद में पढ़ोगे जब फर्टिलाइजेशन पढ़ाऊंगा, ठीक है। वेट फॉर द फर्टिलाइजेशन क्लास, दिस क्वेश्चन विल बी आंसर देयर। क्यों एक ही, वाई वन, ये सवाल भी बनता है। चलो मैं क्या बता रहा था कि डायग्राम्स जो है चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3, ओके, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 से ज्यादा चांसेस होता है डायग्राम आने का तुम्हारे एग्जाम में, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का जो डायग्राम है और ये वाला चैप्टर में जो डायग्राम है, इस पे ज्यादा चांसेस होता है आने का। ऑलराइट, चलो हम लोग थोड़ा ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ टेस्टिस देखते हैं। टेस्टिस को, जो ये टेस्टिस है ना, उसको मैंने ट्रांसवर्सली काट दिया। अब कैसा दिखेगा वो, इट विल लुक समथिंग लाइक दिस, हैव अ लुक। ऐसा, ठीक है। यहाँ पे कुछ क्यूब लाइक सेल्स देखेंगे तुमको, क्यूब लाइक सेल्स दिखाई देगा तुमको, जिसको कहते हैं हम लोग मेल जर्म सेल। एंड देयर आर सर्टेन कॉलमनर लाइक सेल्स, लंबा लंबा खंबा जैसा। दिस कॉलमनर सेल्स आर नोन एज सर्टोली सेल्स। क्या कहते हैं इसको? सर्टोली सेल्स। ये डेवलपिंग, देखो मेल जर्म सेल जो है वो आगे जाके स्पर्म बनाएगा, ठीक है। इससे ही स्पर्म बनेगा। और जो सर्टोली सेल्स है वो स्पर्म को न्यूट्रिशन देने का काम करेगा, ठीक है। मैं बताता जाऊंगा, डोंट वरी, ओके। तुम लोग चाहो तो लिख सकते हो, नहीं लिखने से मैं लिखा दूंगा, डोंट वरी, ठीक है।
और इनके बीच में भी कुछ सेल्स होते हैं जिनको हम लोग कहते हैं, क्योंकि ये बीच में मौजूद है इसलिए इसको कहा जाता है इंटरस्टिशियल सेल्स। साइंटिस्ट को रेस्पेक्ट करके इसका नाम दिया गया है, इसलिए इसको कहते हैं सर्टोली सेल भी, सर्टोली सेल भी बोलते हैं। जिन्होंने डिस्कवर किया था उनका नाम सर्टोली हुआ होगा, ठीक है, होता होगा इसलिए। ओके, और जो इंटरस्टिशियल सेल्स है या लेडिक सेल्स है, सॉरी सर्टोली नहीं यार, मैं क्या बोल रहा हूँ, इंटरस्टिशियल सेल ऑफ लेडिक, आई एम सॉरी, प्लीज करेक्ट कर लो इसको, इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ लेडिक या लेडिक सेल्स। हाँ, सर्टोली सेल तो ये है जो खंबा लाइक, ठीक है, बीच में जो पाया जाता है इनको कहते हैं लेडिक सेल्स। और लेडिक सेल्स जो है, ये लेडिक सेल्स जो है इसका मेन फंक्शन क्या है, टेस्टोस्टेरोन को बनाना। टेस्टोस्टेरोन के बारे में लास्ट क्लास में मैंने बताया, इट इज द मेल सेक्स हार्मोन, राइट, मेल सेक्स हार्मोन है, मर्द को मर्द बनाने का काम करता है, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन को कौन बनाता है, लेडिक सेल्स। सर्टोली सेल्स क्या काम करता है, मैच्योर जो स्पर्म जो डेवलप कर रहा है, मैच्योरिटी में पहुंचने वाला है, उसको नॉरिशमेंट देने का काम करता है, उसका न्यूट्रिशन देने का काम करता है, नर्स सेल भी बोलते हैं इसलिए हम लोग सर्टोली सेल को क्या बोलते हैं, और नर्स सेल, ठीक है। और मेल जर्म सेल जो छोटे छोटे क्यूबॉइडल सेल्स जो तुमको दिख रहे हैं, ठीक है, these will form the sperm later, okay। थोड़ा थोड़ा करके मैं बता देता हूँ, तुम हेडिंग डाल लो लेडिक सेल्स, लेडिक सेल्स हेडिंग डाल लो, ओके। लेडिक सेल्स, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स भी कहते हैं, क्योंकि बीचों बीच मिल रहा था ना, इंटरस्टिशियल, इंटरस्टिशियल, हाँ, STITIAL, इंटरस्टिशियल सेल्स, ओके। कहाँ मिलता है ये, प्रेजेंट, लिखो प्रेजेंट बिटवीन सेमिनिफेरस टिब्यूल्स इन इंटरस्टिशियल स्पेस, बीच बीच में मिल रहा था, इंटरस्टिशियल स्पेस, ऑलराइट। एंडोक्राइनल नेचर का होता है, मतलब हार्मोन सीक्रेट करता है, लिख लो, प्रोड्यूसेस टेस्टोस्टेरोन, जो कि मेन एंड्रोजन है, ठीक है। नेक्स्ट, दूसरा मैंने क्या बताया था इसके अलावा, मेल जर्म सेल्स, इसका एक और नाम भी है, लिख सकते हो चाहो तो, कुछ कुछ बुक में भी लिखा होता है, प्रीमोर्डियल जर्म सेल, प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स, शॉर्ट में हम लोग PGC लिखते हैं, हाँ, शॉर्ट में हम लोग PGC लिखते हैं, ठीक है। देखो, प्रेजेंट एज, ये जो क्यूबॉइडल सेल्स का जो लेयर मिल रहा था क्यूबॉइडल सेल्स का, उसके लिए एक टर्म यूज होता है जर्मिनल, क्योंकि ये जर्म सेल बना रहा है इसलिए इसका नाम है जर्मिनल एपिथेलियम, ठीक है। जर्मिनल एपिथेलियम के बारे में हम लोग क्लास 11 में जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में एनिमल टिश्यू वाला पार्ट है, वहां पे हम लोग पढ़ते हैं कि एपिथेलियम दो प्रकार से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, जो सिंगल लेयर में अरेंज है उसमें सिंपल, जो मल्टीपल लेयर के लिए कंपाउंड, तो सिंपल में ही एक टाइप का आता है, ठीक है, क्यूबॉइडल। और क्यूबॉइडल में भी स्पेशली जो टेस्टिस और ओवेरी में जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम पाया जाता है, क्यूबिकल टाइप का सेल्स पाया जाता है, उसके लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं जर्मिनल एपिथेलियम। सो प्लीज राइट डाउन जर्मिनल एपिथेलियम, ठीक है, क्यूबॉइडल होता है। इसके बारे में एक फैक्चुअल बात बोलता, बुक में नहीं है बट लिख लो, कि ये एक्चुअली एक्स्ट्रा गोनेडल होता है, मतलब ये टेस्टिस के अंदर जरूर मिल रहा है बाद में जाके, लेकिन जब ओरिजिन होता है ना उसका मां के पेट के अंदर, तब वो गोनेट के अंदर नहीं होता। जैसे टेस्टिस स्ट्रोटम के अंदर पाया जाता है जन्म के बाद, लेकिन स्टार्टिंग में वो एब्डोमेन में होता है। वैसे ये सेल्स का भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये सेल जो एक्चुअली दिस इज एक्स्ट्रा गोनेडल, गोनेट के अंदर ये सेल नहीं मिलता, ठीक है, इन ओरिजिन। जब ये पहली बार जब तुम्हारा PGC बनेगा या मेल जर्म सेल बनेगा, देन इट इज एक्स्ट्रा गोनेडल, ठीक है, बट इट migrates to gonads या टेस्टिस के केस में at 5th week of pregnancy, मतलब जस्ट 1 महीना हुआ है बस, 5th week of pregnancy में this will migrate
ओके, दिस विल माइग्रेट, और तब ये जो गोनेड है ये गोनेड डिफरेंशिएट भी हो जाएगा तब तक कि आइदर वो टेस्टिस, अगर वो बच्चा मेल है तो गोनेड अब क्या बन जाए, अब हम लोग गोनेड नहीं बोलेंगे, मेल होगा तो टेस्टिस बोल देंगे और फीमेल होगा तो ओवरी बोलेंगे। फीमेल में भी होता है जर्म सेल्स, ठीक है, उनका भी जर्मिनल एपिथेलियम है, समझ रहे हो। फीमेल के केस में भी होता है, फीमेल के केस में जो फीमेल जर्म सेल होगा, यहाँ पे हम लोग का मेल जर्म सेल है, ठीक है, प्रीमोर्डियल जर्म सेल। ओके, फंक्शन क्या है इसका, मेनली मेल गैमीट फॉर्मेशन, ऑलराइट, मेल गैमीट फॉर्मेशन। नेक्स्ट, सर्टोली सेल। सर्टोली सेल, सर्टोली सेल, सर्टोली सेल को हम लोग क्या कहते हैं, नर्स सेल भी कहते हैं, क्योंकि ये नॉरिशमेंट देता है, स्पर्म को मेंटेन करके रखता है, सस्टेन करके रखता है, इसलिए इसके लिए हम लोग बोलेंगे सस्टेंटिकुलर सेल। अलग अलग नाम है इसका, ठीक है। ये खंबा जैसा होता है, खंबा जैसे एपिथेलियम को हम लोग कहते हैं कॉलमनर एपिथेलियम, क्लास 11, अगेन क्लास 11। सो कॉलमनर इन शेप, क्या बोला मैंने, कॉलमनर इन शेप। मेन काम क्या करता है, लिखाना है क्या, लिख लो लिख लो लिख लो, लिखो तो, प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग स्पर्म्स, प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग स्पर्म्स, ठीक है। और एक चीज करता है, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका, ठीक है, इट फॉर्म्स अ बैरियर विच इज नोन एज ब्लड टेस्टिस बैरियर। समझो इसके बारे में, देखो जो ब्लड है ना, हमारे ब्लड के पास देखो अलग अलग जगह में, तुम कभी कभी ना कभी जब मेडिकल कॉलेज जाओगे तब तुमको इसके ऊपर कभी कभार शॉर्ट नोट भी आता है फिजियोलॉजी के एग्जाम में, ठीक है। इसके ऊपर और एक बैरियर है, ब्लड ब्रेन बैरियर, उसके ऊपर भी शॉर्ट नोट आता है, और ब्लड टेस्टिस बैरियर पे भी आता है। जो ब्लड टेस्टिस बैरियर, इसको समझने का ट्राई करो, सर्टोली सेल बनना है इस बैरियर को। एक्चुअली क्या है ना, हमारे ब्लड में, अगर तुमने क्लास 11 में ब्लड पढ़ा है सही से तो तुमको समझ में आएगा कि ब्लड में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स 3 कंपोनेंट होता है। ये जो डब्ल्यूबीसी है हमारे इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अभी जो जितना भी वैक्सीन बना रहा है वो लोग सारे वैक्सीन का यही ट्राई कर रहे हैं वो लोग की हमारा बॉडी जो है, हमारा बॉडी में कोरोना के खिलाफ इम्यूनिटी प्रोड्यूस हो जाए खुद ब खुद। उसके लिए अलग अलग टेक्निक से वो लोग वैक्सीन बना रहे हैं। हालांकि हम लोग वैक्सीन के बारे में पढ़ेंगे, डोंट वरी, उसके बारे में हम लोग ह्यूमन हेल्थ डिजीज में जरूर पढ़ेंगे, ओके। फिलहाल मुझे ये बताना है तुम्हें कि जो ब्लड टेस्टिस बैरियर है वो होता क्या है, ओके। वो क्या होता है मेनली कि देखो डब्ल्यूबीसी जो कंपोनेंट है वो कुछ भी फॉरेन चीज अगर मिलता है ना उसको मारने का काम कर देता है, ठीक है, मारना शुरू कर देता है उसको। तो जो टेस्टिस में जो स्पर्म बन रहा है ना, उसने बॉडी में कहीं और स्पर्म देखा नहीं तो उसको लगेगा ये कोई फॉरेनर है, तो वो डब्ल्यूबीसी क्या करेगा, फेगोसाइटोसिस कर सकता है। अगर ब्लड अगर स्पर्म के साथ मिक्स हो गया ना तो ये प्रॉब्लम हो जाएगा। अब देखो स्पर्म भी तो एक सेल है, सेल को तो भाई ऑक्सीजन वगैरह चाहिए होगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकालना बनता है सेल का, तो वो काम तो ब्लड के थ्रू होता है हमारे बॉडी में। अब ब्लड के थ्रू अगर होता है तो ब्लड अगर पहुंच गया टेस्टिस के अंदर, और कहाँ पे, स्पेशली स्पर्म जहाँ पे बन रहा है, मेल जर्म सेल के पास अगर पहुंच गया तो प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि वो स्पर्म सारा का सारा मार देगा। स्पर्म अगर सारा का सारा मर गया तो भाई कहानी खत्म। अच्छा, हमारा मीटिंग आई गेस खत्म हो जाएगा अभी, तो मैं अभी रुक जाता हूँ, ठीक है, अच्छे से एक्सप्लेनेशन में नेक्स्ट मीटिंग में कर रहा हूँ, ठीक है। वी विल स्टार्ट फ्रॉम देयर इटसेल्फ, ओके। अभी बोलूंगा तो आधा अधूरा रह जाएगा, तो यू ज्वाइन अगेन, ओके, फिर से ज्वाइन कर लेना।